2 दिसंबर 1984 की वो काली रात कौन भुला सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही काली रात थी जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसने पलक झपकते ही 3000 लोगों की जान ले ली थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमुख प्रोडक्शन कंपनी और मैं हूं सुमुख गुप्ता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भोपाल गैस त्रासदी की। आइए जानते हैं ये त्रासदी कैसे हुई थी। 2 दिसंबर 1984, समय आधी रात, स्थान यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल। यह एक ऐसी फैक्ट्री है जो पेस्टिसाइड बनाती है। यहाँ 3 बड़े टैंक हैं जिनमें एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड रखी जाती है। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 9:30 बजे एक वर्कर पाइप्स की क्लीनिंग करने आया, पर सभी पाइप पानी से जाम थे। वो पूरे सिस्टम में पानी भर देता है। यह पानी उसी टैंक की तरफ जाता है जहां करीब 42 टन एमआईसी मौजूद है। मेटल प्लेट नहीं होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। पानी में जंग के टुकड़े आ जाते हैं क्योंकि पाइपलाइन करीब 15 साल पुरानी थी। रात 10:45 टूटे हुए वाल्व से पानी की बूंद टैंक E610 में गिर जाती है, जो उन 3 टैंकों में से एक है। इनमें तय मानकों के अनुसार 50% एमआईसी भरनी चाहिए, पर यह 75% तक भरा हुआ था, जो करीब 42 टन यानी 42 टन एमआईसी थी। पानी और लोहे का यह मिक्सचर रिएक्शन पैदा कर देता है और एमआईसी उबलने लगती है। रात 12 बजे, हादसे से 1 घंटा पहले, लिक्विड गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड लिक्विड से नाइट गैस में कन्वर्ट हो जाती है और वह भयंकर ढंग से उबलने लगती है। वही कंट्रोल रूम में गेज अचानक बहुत बढ़ जाता है, मतलब गेज में रीडिंग प्रेशर की काफ़ी बढ़ जाती है। और रात 12:30 बजे एक ऑपरेटर वहां देखने पहुंचता है और उसे कंक्रीट में दरारें दिखती हैं। जो टैंक जमीन के नीचे दबे हुए हैं उसके ऊपर ही ये दरारें नजर आती हैं। एमआईसी लीक होकर वेंट गैस स्क्रबर में पहुंच जाती है। यह एक सेफ्टी फीचर है। यहाँ गैस को न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। रात 12:45 एमआईसी पेल टावर तक पहुंच जाती है। यहाँ गैस को बर्न ऑफ हो जाना चाहिए, पर यहाँ भी ऐसा नहीं होता है। और रात 1 बजे एमआईसी खुले आसमान में चिमनी से फूट पड़ती है। इसके बाद यह गैस पूरे भोपाल में फैलने लगती है और इसको रोकने की एक और कोशिश करी जाती है। वर्कर्स ने पानी छिड़ककर चिमनी पे पानी छिड़ककर इसको रोकने का प्रयास किया, पर उनके पानी के वॉल्व वहां तक पहुंचे ही नहीं। एमआईसी लीक होती जाती है और जहरीली गैस पूरे भोपाल में फैलती जाती है। मंजर बहुत भयानक था। लोग सड़कों पर भाग रहे थे। वहां के लोग ही जानते थे कि सांस लेना कितना मुश्किल था। ये सांस में जहरीली गैस घुलती जा रही थी और सांस लेना नामुमकिन हो रहा था। सड़कों पर लोग मर रहे थे। जो हॉस्पिटल पहुंच रहे थे, डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। 3000 लोग मारे गए थे। यह 8 किलोमीटर तक के दायरे में फैल गई। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। हॉस्पिटलों में लोगों का तांता लग गया और ना इसका कोई इलाज समझ में आ रहा था, ना ये समझ में आ रहा था कि लोगों को कैसा बचाया जाए। लोग मरते जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अगली सुबह यानी 3 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक यह गैस पूरे भोपाल में फैल गई और पूरे शहर में लाशें पट गईं। 4 दिसंबर यानी त्रासदी से 1 दिन बाद अभी तक 4 दिसंबर तक 3000 लोग मारे जा चुके थे। भोपाल शहर लाशों से पट गया था। मंजर बहुत ही भयानक था। जिन लोगों ने यह मंजर देखा वही जानते हैं कि यह मंजर कितना भयानक था। 4 दिसंबर को त्रासदी के 1 दिन बाद डॉक्टर त्यागार्जन ने, भारतीय जो गवर्नमेंट के एक स्पेशलिस्ट थे,
वो इन्वेस्टिगेट करने आए और प्लांट को सेव करने आए। त्यागर्जुन ने यह प्लांट की सुरक्षा देखी और सुरक्षा के बाद उन्होंने ये देखा कि यहाँ 3 टैंक मौजूद हैं। पता चला कि कुल 42 टन MIC इवोपोरेट होकर उड़ गई है। इसके बाद टीम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया जब उन्होंने वर्करों से पूछा कि अभी भी क्या MIC प्लांट में मौजूद है, तो उन्होंने बताया जी हाँ, बचे हुए 2 टैंकों में से एक टैंक में करीब 35 टन MIC मौजूद थी। यह सुनकर वो हैरान हो गए। ओ माय गॉड, इतनी ही MIC से तो एक दिन पहले तबाही हुई थी। पर उनके पास कोई चारा था ही नहीं, उन्हें इस MIC को निकालना ही था। वहीं वॉरेन एडिसन जो इस कंपनी के CEO हैं, वो भारत पहुंचे और जैसे ही पुलिस को पता चला कि वही इस कंपनी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पर यह सिर्फ गिरफ्तारी एक दिखावा थी। आखिरकार उनको गिरफ्तार नहीं करा गया था और कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें छोड़ दिया गया और एडिसन अमेरिका वापस भाग गया। केवल एक ही उपाय था, इस क्षतिग्रस्त फैक्ट्री को चालू कर कर बची MIC को निकालना। 16 दिसंबर यानी हादसे से 13 दिन बाद अभी तक हालत खराब थे। हॉस्पिटलों में लोगों की का तांता लगा हुआ था। फैक्ट्री फिर से चालू करना था और इसका ऑपरेशन फेट का नाम दिया गया कि अगर ये MIC खाली हो रही है तो इसको ऑपरेशन फेट का नाम दिया गया। इसमें पूरी सुरक्षा रखी गई, पर यह खतरा था कि कहीं दूसरी त्रासदी तो नहीं हो जाएगी। प्लांट फिर से रीस्टार्ट करना जरूरी था, इसके बिना प्लांट से MIC नहीं निकाली जा सकी थी। और जैसे ही लोगों को खबर लगी कि प्लांट फिर से चालू हो रहा है, इसके बाद लोग घबराहट में भोपाल छोड़कर भागने लगे। पूरा शहर सुनसान हो गया था, जैसे कोई भूता शहर हो। सिर्फ वही लोग रह गए थे जो जाने में असमर्थ थे, जो हॉस्पिटलों में भर्ती थे। 7 दिन बाद पूरी MIC कन्वर्ट हो गई। भोपाल वासी वापस तो आ गए, पर वह बहुत भड़के हुए थे। उनने इन्वेस्टिगेशन की मांग करी। आक्रोशित हो गए थे पूरे भोपाल वासी। वह टैंक इतना तेजी से कॉन्सेंट्रेट हुआ था कि जमीन में खतरनाक क्रैक पड़ गए थे। इन्वेस्टिगेशन जब चालू हुई तो उसका पहला पॉइंट यही था। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उन्होंने कई सारी चीजें देखी। टैंक फटा नहीं था, यहाँ की इमरजेंसी वॉल्व फट गया था। 500 टन पानी उस टैंक में गया था, जिससे ये लिक्विड MIC कॉन्सेंट्रेट होकर गैस बनकर हवा में उड़ गई थी। इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 2 पानी के पाइपलाइन को टैंक को जोड़ने वाली एक पाइप उन्हीं टैंकों के ऊपर से गुजरती थी जिसमें लिक्विड MIC भरी जाती थी। इसको वो जंपर लाइन कहते थे। संभवतः इसी में फॉल्ट था, इस वजह से पानी उन टैंकों में पहुंचा था। सारे सुरक्षा मानकों में भी कमी पाई गई, यहाँ तक कि पानी ना आने देने वाली एक प्लेट जो उस पानी को रोक सकती थी, वो प्लेट भी वहां मौजूद नहीं थी। प्रेशर गेज खराब थे और जब इन टैंकों में MIC स्टोर होती थी तब उसमें ऊपर से नाइट्रोजन गैस भर दी जाती थी, जिससे कोई बाहर का सब्सटेंस उससे रिएक्ट ना कर सके। पर जब ये देखा गया इन्वेस्टिगेशन में, नाइट्रोजन भरने वाला वॉल्व खराब था और उसमें नाइट्रोजन नहीं भर पा रही थी क्योंकि वो वाल्व लीक था और इसी लीक वाल्व के कारण उस टैंक तक पानी पहुंचने लगा। यानी सेफ्टी फंक्शन ही एक तरह से घातक सिद्ध हो गया, क्योंकि अगर वो नाइट्रोजन उसमें भर सकती थी तो वो पानी भी उसको उल्टा फ्लो करके खींच सकता था और पानी इसी के थ्रू अब टैंकों में पहुंच गया। पर इन्वेस्टिगेटरों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा हुआ भी था तो जब इनको पता था कि यूनियन कार्बाइड कंपनी को पता था कि MIC एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, तो उनके पास सुरक्षा मानक थे, तो वो क्यों नहीं काम में दिए। तो उन्होंने देखा कि एक वेंट गैस स्क्रबर जिसकी मैंने चर्चा पहले करी थी वह खराब था, जो गैस को न्यूट्रलाइज कर सकता था। उसके बाद प्लांट टावर
जो गैस को बर्न ऑफ कर सकता था वो भी खराब था। यहां तक कि जो वर्कर्स ने वाटर स्प्रे करे थे वो भी नाकामयाब हो गए। यानी 3 मेजर सेफ्टी ऑप्शन नाकामयाब साबित हुए और अब इस गैस को पूरे भोपाल में फैलने से कोई नहीं रोक सकता था। अब इन्वेस्टिगेटरों को जानना था कि ये सुरक्षा मानक आखिरकार फेल हो ही क्यों गए थे, जिससे ये लिक्विड MIC गैस बनकर यानी इवोपरेट होकर पूरे भोपाल में फैल गई। तो उन्होंने जब इसको खंगाला तो उन्होंने एक चौंकाने वाली डिस्कवरी करी। कंपनी घाटे में चल रही थी और इसलिए उन्होंने अपने सेफ्टी सिस्टम में जबरदस्त कटौती करी गई थी, क्योंकि उनको ये पता था कि लिक्विड MIC बहुत खतरनाक होती है। इसलिए इस कंपनी के सेफ्टी फंक्शन काफी महंगे आते थे। तो उन्होंने सेफ्टी सिस्टम में जबरदस्त कटौती दिखाई थी और इस कटौती का असर पहले भी पड़ चुका था। 1981 से लेकर 1984 तक कंपनी के अंदर छोटे बड़े लीकेज हुए थे और जिसमें एक वर्कर की मृत्यु भी हो गई थी, पर इसको कंटिन्यूअस कंपनी मैनेजमेंट द्वारा नजरअंदाज करते जा रहा था। गेज भी खराब थे, यानी जो प्रेशर बताते हैं गेज वो भी खराब थे। वो लीकेज को बराबर पकड़ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए लीकेज को पकड़ने में काफी देरी हुई। जो एक फंडामेंटल गेज होते हैं वो तक उस फैक्ट्री में खराब थे। तो आखिरकार इन्वेस्टिगेटरों ने पता लगाया कि ये पूरा करा धरा यूनियन कार्बाइड कंपनी का ही है। तो ये पूरी गलती यूनियन कार्बाइड की सुरक्षा को अनदेखा करने और उनकी सुरक्षा मानकों को ध्यान ना देने के कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने प्लांट के बजट में भारी कटौती करी थी। उन्होंने वो वर्कर अपॉइंट किए थे जो ज्यादा एक्सपीरियंस के बजाय कम एक्सपीरियंस थे, जिससे उन्हें कम सैलरी देनी पड़े और यह पूरा दोष कंपनी पर ही लगाया गया। पर शर्म की बात तो यह है कि आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडिसन अमेरिका भाग चुका था, वो कभी भारत वापस लौट के नहीं आया। यूनियन कार्बाइड कंपनी बंद हो गई। बस उन्होंने 1989 में 715 करोड़ का मुआवजा भारत सरकार को दिया। पर क्या इस इतनी बड़ी त्रासदी में 715 करोड़ काफी थे? क्या उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए था जो इसके लिए जिम्मेदार था? क्योंकि एक के खाते में, क्योंकि इतने ज्यादा पीड़ित लोग थे कि एक के खाते में सिर्फ 12,000 रुपए गए। सिर्फ दिखावे के लिए गवर्नमेंट ने 5 मैनेजरों पर जुर्माना लगा दिया। बस जुर्माना, क्या जुर्माना ही काफी था इतनी बड़ी त्रासदी के लिए जिसने भोपाल के 3,000 लोगों की जान ले ली? क्या भोपाल के लोगों की जान की कीमत बस इतनी ही थी? क्यों भारतीय गवर्नमेंट ने कोई भी फैसला नहीं ले पाया? इसमें ना सिर्फ उस एडिसन की गलती थी, जबकि भारत सरकार की भी गलती थी। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आज भी ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री मौजूद है, भले ही वो बंद क्यों ना हो। और आज भी ये भोपाल के लोग उस त्रासदी से परेशान हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट आज भी भोपाल के लोगों पर दिखाई देता है। किसी की आंख खराब हो गई और कुछ अपाहिज हो गए, कुछ मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हो गए और इसकी कीमत कभी किसी ने नहीं चुकाई। ये भारत के लिए एक बहुत ही काला दिन साबित हुआ था। आपने जाने इस वीडियो में कि भोपाल गैस त्रासदी कैसे हुई थी। आज इस गैस त्रासदी की बरसी है। भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जल्द लाएंगे आपके लिए एक और नया वीडियो। देखते रहिए सुमुख प्रोडक्शन कंपनी। धन्यवाद।